हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एंट्रोपी को लेकर। राइट, देखिए लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी आखिरकार एंट्रोपी होता क्या है एंड किस तरीके से हम एंट्रोपी को कैलकुलेट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंट्रोपी से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हमारे पास देखने को मिलते हैं। राइट, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एंट्रोपी हमने कहा था एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। हमारे पास हमारे सिस्टम में कितनी ज्यादा रैंडमनेस प्रेजेंट है उसका जो मेजर है वो हमें कौन देती है? एंट्रोपी हमें देती है। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और अगर एक सिस्टम स्पॉन्टेनियस होना चाहता है, अगर एक सिस्टम स्पॉन्टेनियस होना चाहता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब है वो प्रोसेस जो अपने आप हो जाए, जिनको एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअसली नहीं चाहिए, उन्हें हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसमें हमेशा एंट्रोपी जो है वो इंक्रीजिंग रहती है, यानी कि बढ़ती है। राइट, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंट्रोपी से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला बनते हैं। तो सबसे अगर मैं पहले बात करूं तो देखिए हमने कहा था जो चेंज इन एंट्रोपी होगी वो इक्वल होगी हमारे पास Q बाई टी के। ठीक है, वो इक्वल होगी हमारे पास Q बाई टी के, यानी कि हीट चेंज बाय टेम्परेचर। हमने एक बात पढ़ी है थर्मोडायनेमिक्स में, अगर हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो रहा होता है, अगर हीट चेंज एक कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एंथैल्पी कहते हैं। तो अगर मैं ओपन कंटेनर लेके चलता हूं तो ओपन कंटेनर में क्या होगा? हीट चेंज तो होगी लेकिन प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर कंटेनर का भी देखने को मिलेगा, यानी कि ओपन कंटेनर के लिए हम क्या कह सकते हैं, जो एंट्रोपी चेंज है वो डेल्टा एच बाई टी भी हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो हमें एंट्रोपी चेंज है वो डेल्टा एच बाई टी भी हमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो एक और पॉपुलर फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप एक अच्छे कंपटीशन लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंड दैट फॉर्मूला इज mcvln t2 by t1 प्लस nrln v2 by v1। ठीक है, एक और फॉर्मूला है एंट्रोपी का, अगर आपको वॉल्यूम दिया जाए, अगर आपको दो अलग अलग टेम्परेचर दिए जाए तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसको चेंज कैसे करोगे? आप इसको ये इस तरीके से भी लिख सकते हो, mcpln t2 by t1 प्लस nrln p1 by p2। ये एक दूसरा फॉर्मूला है एंट्रोपी कैलकुलेट करने का। यहां पे हमने क्या किया, Cv जो था उसको रिप्लेस कर दिया Cp से, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी किससे चेंज हो जाएगी? प्रेशर से चेंज हो जाएगी। राइट, अब देखिए हमारे पास आपने पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ के अंदर जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, यानी कि हम कह सकते हैं V1 by V2 जो होगा वो इक्वल होगा P2 by P1 के। ठीक है, तो यहाँ पे V2 by V1 था, तो इसको मैं अगर रेसिप्रोकेट करूंगा तो V2 by V1 क्या बन जाएगा? इक्वल हो जाएगा P1 by P2 के। तो यहाँ पे मैंने V2 by V1 को किससे रिप्लेस कर दिया? P1 by P2 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये हमारे पास Cp क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनको लेके आपको याद होने चाहिए, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अलग अलग केसेस के लिए। एक हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस रहता है और एक हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस रहता है। तो हम देखते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो हमारी एंट्रोपी चेंज है उसका क्या फॉर्मूला निकल के आता है, क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर ही, अगर हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, अगर हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो वहां पे जो टोटल एंट्रोपी होगी यूनिवर्स की वो हमेशा जीरो होती है। टोटल एंट्रोपी जो हमारे पास होगी, एंट्रोपी चेंज जो होगा वो यूनिवर्स का, यूनिवर्स में क्या आते हैं? यूनिवर्स में आते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग, उसका जो एंट्रोपी चेंज होगा हमारे पास वो क्या होगा? जीरो होगा। और अगर हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर हमारा जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है तो इस केस में जो एंट्रोपी चेंज है फॉर यूनिवर्स ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो एक तो डेरिवेशन के थ्रू भी हम इस चीज को समझ लेते हैं। मान लीजिए एक बात यहाँ पे आपको नोट करके चलनी है, वो बात क्या है कि आपके पास जो एंट्रोपी होगी सिस्टम की वो इक्वल होगी माइनस ऑफ एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जो है वो माइनस ऑफ एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग के इक्वल होगी, कि एक बारी में एक ही एंट्रोपी बढ़ेगी। मान लीजिए हमारे पास सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी घटेगी।
ठीक है, क्योंकि ओवरऑल सम जो है इनका वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है, तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी तो सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो सिस्टम के लिए अगर मैं लिख दूं dq सिस्टम बाय t, या फिर आप q लिख लीजिए q बाय टी, तो ये इक्वल होगी माइनस क्यू सराउंडिंग बाय टी के। ये क्यू किसके लिए है, सिस्टम के लिए है, और ये क्यू किसके लिए है, सराउंडिंग के लिए है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको पता होने चाहिए, ये हमारे डेरिवेशन में भी काम आते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज हमें निकालनी है यूनिवर्स के लिए। तो देखिए हमें एक बात पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइटली फ्लो होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में देखने को मिलता है। अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेप की बात करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता देखने पर कि यहाँ पे कोई प्रोसेस हुआ भी है या नहीं हुआ, यानी कि जो इनिशियल टेम्परेचर होगा वही अप्रोक्स जो है फाइनल टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद, राइट। तो हमें पता है जो डेल्टा एस सिस्टम है, जो डेल्टा एस सिस्टम है, डेल्टा एस सिस्टम हमारे पास, सॉरी जो यूनिवर्स है डेल्टा एस यूनिवर्स, वो इक्वल होगी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग के। ठीक है, जो डेल्टा एस सिस्टम है वो इक्वल होगी डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस यूनिवर्स जो है वो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग के इक्वल हमें देखने को मिलेगी, राइट। डेल्टा एस सिस्टम के लिए अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, क्यू रिवर्सिबल, सॉरी क्यू सिस्टम बाय टेम्परेचर T1 प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा हमारे पास, क्यू सराउंडिंग माइनस का, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे, बाय टेम्परेचर T2। यहाँ पे T1 टेम्परेचर है, यहाँ पे T2 टेम्परेचर है। अब एक बात सोचिए, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने क्या कहा था, इनफाइनाइट फ्लो स्टेप होगा, ठीक है, बहुत छोटा छोटा स्टेप होगा, इतना कम स्टेप हुआ होता है वहां पे, इतना कम प्रोसेस हुआ होता है वहां पे कि जो शुरू में टेम्परेचर है वही बाद में टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं T1 और T2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब लूंगा, यहाँ पे इनका एलसीएम लूंगा तो क्यू सिस्टम माइनस क्यू सराउंडिंग, जितनी सिस्टम ने हीट दी होगी उतनी ही तो सराउंडिंग ने हीट ली होगी, राइट। जितनी सिस्टम ने हीट दी है उतनी ही सराउंडिंग ने हीट ली है, तो दोनों इक्वल है बट अपोजिट इन साइन है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Q माइनस क्यू बाई टी एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो मैंने आपको क्या कहा था, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज होता है यूनिवर्स का वो क्या होता है, 0 होता है। सिस्टम और सराउंडिंग का 0 नहीं होता, सिस्टम प्लस सराउंडिंग का क्या होता है, 0 होता है। क्या किया, दोबारा देखिए, हमें पता है एंट्रोपी चेंज फॉर यूनिवर्स किसके इक्वल होगा, सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी। सिस्टम हमने मान लिया कि सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट दी है, सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट दी है, तो सिस्टम की के लिए एंट्रोपी क्या लिख दिया, क्यू सिस्टम बाय टी। जितनी हीट सिस्टम ने दी है उतनी हीट सराउंडिंग ने एब्सॉर्ब करी है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, माइनस क्यू सराउंडिंग बाय टी। तो क्यू सिस्टम ने जितनी हीट दी है उतनी सराउंडिंग ने हीट ली है, तो दोनों इक्वल है और क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्यू माइनस क्यू बाय टी। टेम्परेचर सेम क्यू है क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, टेम्परेचर चेंज देखने को हमें नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0, राइट। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सेम बात हमें देखने को मिलेगी, जो डेल्टा एस सिस्टम होगा, यूनिवर्स होगा, वो किस इक्वल होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग के, राइट। अब डेल्टा एस सिस्टम हमारे पास क्या होगा, Q बाय टेम्परेचर T1, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, प्लस माइनस Q बाय टेम्परेचर T2, ठीक है। अब देखिए हमने कहा सिस्टम से सराउंडिंग में हीट गई है, यानी कि सिस्टम हायर टेम्परेचर पे होगा, सराउंडिंग लोअर टेम्परेचर पे होगा, तभी सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा सकती है, क्योंकि हीट फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। यानी कि हम कह सकते हैं T1 जो है वो ग्रेटर देन पाएगा T2 के, जो T1 है वो ग्रेटर देन होगा T2 के। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इसको इस तरीके से लिख लें, Q2 बाय T2 माइनस Q बाय T1, ठीक है। Q2 बाय T2 माइनस Q बाय T1, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, T2 T1, एलसीएम क्या आ जाएगा, T2 T1। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, Q कॉमन ले लिया हमने दोनों साइड से, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा T1 और यहाँ पे बन जाएगा माइनस Q2, T1 माइनस T2। अब हमने क्या कहा था, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट गई है, यानी कि सिस्टम इज एट हायर टेम्परेचर, तो T1 क्या था, ग्रेटर देन T2 था, तो T1 माइनस T2 क्या होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ पे ओवरऑल सिस्टम की जो वैल्यू आई है, यूनिवर्स की जो वैल्यू आई है वो भी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई।
ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक हो गया या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। इन सब में दो केस बनेंगे, एक बार रिवर्सिबल का, एक बार इरिवर्सिबल का। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में याद रखिएगा हमेशा जो एंट्रोपी चेंज आएगा यूनिवर्स के लिए वो 0 आएगा और इरिवर्सिबल के लिए हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में कि हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, और वो कौन से फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि हमारा जो गिवन प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा वो ऑब्वियसली इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो कि विदाउट एनी एनर्जी रिक्वायरमेंट, विदाउट एनी कंटिन्यूअस एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसीड ऑन हो जाते हैं। जिनको कंटिन्यूअसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उनको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। यानी कि दो प्रोसेस व्हिच ऑकर बाय इटसेल्फ विदाउट नीड ऑफ एनर्जी, या फिर जिनको शुरू में थोड़ी सी इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट होती है प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए, बाद में वो अपने आप होते चले जाएंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक मैचस्टिक बॉक्स है जिसमें मैंने क्या लिया, माचिस को रब कर दिया। तो हल्का सा मैंने क्या दिया, इनिशियल में फ्रिक्शन के तौर पर थोड़ी सी एनर्जी इनिशिएशन दे दी। उसके बाद उस माचिस की तिल्ली को हमें फर्दर एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने आप जलती चली जाएगी। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए हमारे पास पानी की टंकी है जो छत पर लगी हुई है, राइट, टेरेस पे हमारी एक पानी की टंकी है। अब वहां से बहुत सारी पाइपलाइन जो है वो अलग अलग हमारे घर के सिस्टम में गई होती है। मैं कोई भी टैप ऑन करता हूं तो वहां से पानी निकल जाता है। तो क्या वहां पे मुझे कोई एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट थी? नहीं थी। तो वो प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि हमने जैसे ही टैप को ऑन किया वैसे ही पानी आने लग गया। तो हमने कोई बाहर से उसको एनर्जी नहीं दी थी कि ऊपर से पानी नीचे आ जाए, वो अपने आप फ्लो कर रहा है पानी ऊपर से नीचे भी बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जिनको कंटिन्यूअसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है प्रोसीड ऑन होने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक पानी की टंकी का एग्जांपल दिया कि पानी की टंकी अगर टेरेस के ऊपर हमारे पास है तो नीचे जितने भी टैप्स होंगे अगर आप उनको ऑन करोगे तो पानी अपने आप आ जाएगा विदाउट एनर्जी की रिक्वायरमेंट। तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। लेकिन मान लीजिए पानी की टंकी एक नीचे है, घर पे जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर है, क्योंकि दो टंकियां होती है घर में, राइट। तो अगर हमें वो पानी की टंकी से जो ग्राउंड फ्लोर पे है वहां से पानी ऊपर वाली जो टेरेस पे पानी की टंकी है वहां पे डालना हो, वहां पे चढ़ाना हो, तो क्या वो विदाउट एनर्जी की रिक्वायरमेंट के हो जाएगा? नहीं होगा। हमें क्या यूज करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक मोटर यूज करनी पड़ती है जिसको कंटिन्यूअसली एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ती है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे ही मैं मोटर को स्विच ऑफ कर दूंगा वैसे ही पानी नीचे से ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा। यानी ये कैसा प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस, कि जब तक आप एनर्जी दे रहे थे तब तक प्रोसीड ऑन हो रहा था, जैसे ही आपने एनर्जी देनी बंद कर दी प्रोसेस भी रुक गया, राइट। तो ये होते हैं हमारे पास स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब बात करते हैं कंडीशन की कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो होती है एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। एक तो हमारे पास है एनर्जी रिक्वायरमेंट कि सिस्टम की एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, सिस्टम प्रोसेस में हमारे पास हीट दे रहा है या हीट ले रहा है, सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है या फिर हीट को गेन कर रहा है। जनरली हमारे पास जो हीट रिलीज करने वाले प्रोसेस होते हैं ये कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है। जनरली वो प्रोसेस जिनमें हीट रिलीज होती है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, और जनरली वो प्रोसेस जिनमें हीट गेन होती है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। अब बात करते हैं क्यों, यानी कि मैं एक तरीके से कह सकता हूं जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो तो हमारे पास स्पॉन्टेनियस है जनरली, और जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होंगे वो हमारे पास जनरली कैसे होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। क्यों होते हैं, देखिए हमारे पास एक ऐसी रिएक्शन है जो कि हीट रिलीज कर रही है, यानी कि हीट रिलीज वो करेगा जिसके पास
जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। इनके पास ऑलरेडी मॉलिक्यूल के पास कितनी सफिशिएंट एनर्जी चाहिए होती है कि ये आपस में रिएक्ट कर सके और बाद में प्रोडक्ट बना के साथ हीट भी रिलीज कर सके। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उन मॉलिक्यूल्स के पास ऑलरेडी सफिशिएंट एनर्जी थी कि वो प्रोसेस को प्रोसीड ऑन करके हीट रिलीज कर सके। तो क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस जो है उनको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाहर से एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर उनको इनिशिएशन देने की बस रिक्वायरमेंट है, इनिशिएशन के तौर पर थोड़ी सी हीट की रिक्वायरमेंट हो, तो इसलिए प्रोसेस कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एंडोथर्मिक प्रोसेस की, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं जिनको कंटिन्यूअसली हीट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। जब तक हम इनको एनर्जी नहीं देंगे या फिर सफिशिएंट एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो क्योंकि ये डिपेंडेंट है बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी मिलने पर, इसलिए प्रोसेस कैसे हो गए, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गए, राइट। तो ये पहला फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया डिपेंड करता है। और जो दूसरा फैक्टर हमारे पास है वो है एंट्रोपी। जो दूसरा फैक्टर हमारे पास है वो क्या है, एंट्रोपी। तो एक बात याद रखिएगा हमेशा, अगर आप चाहते हो कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाए, जितने भी हमारे पास नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। और ज्यादातर जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं उसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है, राइट। तो अगर हमारे सिस्टम में एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी तो वो फेवर करता है स्पॉन्टेनिटी को, ठीक है, वो फेवर करता है स्पॉन्टेनिटी को, ठीक है। लेकिन अगर हमारे सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो वो सिस्टम को क्या बना देगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, वो सिस्टम को बना देगा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये दो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए। अगर मान लीजिए हमारे पास जो हीट है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस में है, अगर हमारा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है यानी कि हीट रिलीज हो रही है और अगर सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है तो वो प्रोसेस मान के चलेगा हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो अगर हमारा सिस्टम में प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक है और एंट्रोपी अगर इंक्रीज हो रही है तो दोनों ही किसको फेवर कर रही है, स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया को फेवर कर रही है। तो प्रोसेस हमेशा ही क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास प्रोसेस में हीट गेन हो रही है यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, तो उस टाइम पर एंट्रोपी अगर इंक्रीज हो रही होगी तो डिपेंड करता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। इस सब चीज को लेके हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट वीडियो विल बी रिगार्डिंग गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जो कि हमें ये बताती है कि प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होगा या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो आई होप आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।